हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन बायोशिकम। माय नेम इज शुभावती सिंह और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फॉर रेफरेंस आई हैव टेकन एनसीईआरटी बुक। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। फ्रेंड्स, बेसिक्स आर द रूट। अगर बेसिक क्लियर ना हो तो एडवांस लेवल समझने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी प्लेयर्स के साथ। क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और एक सिस्टम मल्टीपल ऑर्गन्स के साथ बनता है और कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमें पता चलेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो हमारे नोज में प्रेजेंट होगा और ये कहाँ पे होगा? जस्ट अबोव द अपर लिप। ओके, अब उसके बाद नेसल पैसेज और नेसल चैम्बर, इन तीनों को मिलाकर नेसल कैविटी बनेगा। ओके, नेसल कैविटी फॉलो होगा या ओपन होगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए ये कॉमन पैसेज है। उसके बाद वो ओपन होता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स एक कार्टिलेज बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसीलिए हम लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, इसीलिए यही वजह है कि हम लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं क्योंकि वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद एपिग्लॉटिक्स क्या होता है? ये एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप है जो प्रिवेंट करता है फूड को लैरिंग्स में आने से। पैसेज, ये क्या फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स के लिए पैसेज जो हमारी फूड है वो फूड और एयर दोनों फेरिंग्स में आके मिलेंगी, बट लैरिंग्स में आने से रोकने के लिए एपिग्लॉटिक्स यूज होता है। ओके, या रोल प्ले करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है ट्रकिया। ट्रकिया क्या है? ये एक स्टेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी होती है वहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ये मिड थोरेसिक कैविटी मतलब 5th नंबर की थोरेसिक कैविटी से डिवाइड हो जाएगा ताकि वो ब्रोंकाई बना सके। ये आप देख रहे हैं, ये स्टेट ट्यूब यहाँ पर। अब ये स्टेट ट्यूब 5th थोरेसिक कैविटी से डिवाइड हो गई। ओके, 5th थोरेसिक कैविटी से डिवाइड होने के बाद इसने ब्रोंकाई का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई डिवाइड होगा सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ओके, और उसके बाद जो वस्कुलर बैग्स बनेंगे लास्ट में, हम थोड़ा जब डिटेल पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट ये पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे कि एल्वुलाई कैसे दिखते हैं। वो एक वस्कुलर बैग्स के फॉर्म में होगा। ओके, और उसके बाद हमारा लास्ट में लंग्स के अंदर ये पूरा जो ब्रोंकाई हो गया, एल्वुलाई हो गया या सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाइल हो गया, ये सब इस लंग्स में सिचुएटेड रहेंगे। ओके, के बारे में लंग्स में भी इसका स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसका, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। इनकी ब्रांचिंग नेटवर्क कंप्रेस करता है। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा है अपना लंग्स, ठीक है। और लंग्स के अंदर क्या होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। ये जो छोटे छोटे वर्स्कुलर शेप में आपको बैग्स दिख रहे हैं, ये बैग्स होते हैं हमारे एल्वुलाई, जो कि गैसेस एक्सचेंज करने का हेल्प करेंगे। ओके, उसके बाद लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्यूरा। ये जो येलोइश कलर के बाहर ये जो ब्लैकिश कलर में दिख रहा है
वो है हमारा प्यूरा, और उसके बीच में होता है प्यूरल फ्लूइड, और इसके बीच में जो येलोइश कलर में दिख रहा है वो है हमारा प्यूरल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, इट रिड्यूस द फ्रैक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, जो आउटर साइड का प्लूरा मेम्ब्रेन है वो क्लोज कांटेक्ट होता है हमारा थोरेसिक लाइन के, ओके, और जो इनर साइड का है वो कांटेक्ट करता है लंग्स के इनर सरफेस से। ये हमारा इनर सरफेस जो इनर साइड में हो रहा है, जो मेम्ब्रेन इनर साइड में है वो लंग्स के अंदर की साइड से कांटेक्ट करेगी, और जो बाहर के साइड में है वो थोरेसिक लाइन की। ओके, अब नेक्स्ट चलिए अब जान लेते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ पे होगा। सबसे पहले इट्स सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। कहाँ पे सिचुएटेड होगा? थोरेसिक चैम्बर। इसके डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, एंड लेटरल साइड में रिब्स, एंड लोअर साइड में डायफ्राम। डायफ्राम ये रहा। इसका रोल क्या है हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये लंग्स का सेटअप कहाँ पे होता है? इन थोरेक्स। उसके बाद अगर कोई वॉल्यूम में कोई भी चेंज होता है थोरेसिक एक्टिविटी कैविटी में, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन लंग्स पल्मोनरी कैविटी। वो डायरेक्ट ही लंग्स पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोलाई। एल्वोलाई तक ले आने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ओके। उसके बाद क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिफायर। जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उससे क्लियर करेगा उसे, और ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एंड बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन करने का काम वापस में। जो बाहर का जो टेम्परेचर है, ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच करे, बट उसे बॉडी टेम्परेचर में लाने का काम किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट फॉर द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, जो लंग्स है हमारे वो एक ऐसा साइट है जहाँ पे एक्सचेंज करवाते हैं एयर्स के। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे ब्लड से, हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लेके आएंगे और उसे वापस से ऑक्सीजन के रूप में उसे वापस देंगे। किस फॉर्म में देते हैं ये हम तब पढ़ेंगे जब हम उस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। ओके, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग होता है 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम पर मिनट। और जो वॉल्यूम of air involved in breathing movement can be estimated by spirometer। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम ऐसा है कि इससे ये क्लिनिकली यूज़ होता है जो हमारे फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए। ओके, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे ब्रीदिंग। एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल में जो प्रोड्यूस हुआ है वो जाएगा वापस से एटमॉस्फेयर में। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को ही कॉमनली बोला जाता है रेस्पिरेशन। ओके, अब ब्रीदिंग इन्वॉल्व इन 2 स्टेज। ये कितने स्टेजेस में हो गए? 2 स्टेज में। पहला इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जब एयर ड्रॉन इन, एयर जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएगा तब हम उसे इंस्पिरेशन कहेंगे। और एक्सपिरेशन कब बोलेंगे? जब रिलीज आउट होगा, जब हमारे एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे तो हम एक्सपिरेशन बोलेंगे। ओके, यानी कि सांसें छोड़ना बाहर की तरफ। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ओके,
बट एक्सपीरेशन में इसका उल्टा होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई होगा ताकि वो बाहर की तरफ प्रेशर जनरेट करवा पाए और बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक को रिलीज कर पाए। ओके, अब इसको हम इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है इट इनिशिएटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है उसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो हमारा डायफ्राम है उसका कंस्ट्रक्शन होगा, यानी वो बलून की तरफ फूल जाएंगे। ओके, उसके बाद विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन इंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस। इंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। ओके, उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब। जो ये हमारा जो इंटरकोस्टल मसल है वो उसकी वजह से जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी उसकी वजह से वो मसल को स्ट्रेच पड़ेगा, और स्ट्रेच यानी कंस्ट्रक्शन पड़ने की वजह से जो हमारी रिब्स है, ये जो हमारी रिब्स केज है, इसमें भी इंक्रीज हो जाएंगे या ये भी फूल जाएंगे, या लिफ्ट अप यानी ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाएंगे। ओके, द थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय स्टर्नम, और इसकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर तो इंक्रीज हो गया, उसके बाद थोरेसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया स्टर्नम की वजह से। कहाँ पे? डॉर्सो वेंट्रिकल एक्सिस में। ओके, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद इम्पैक्ट डालेगा वो पल्मोनरी वॉल्यूम पर। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो हो जाएगा कम, ताकि बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ सके, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा हमारे पल्मोनरी प्रेशर से। ये पूरा मैकेनिज्म है। करते हैं एक्सपीरेशन मैकेनिज्म की। देखिए, अगर हम इमेजिन करें एक बलून को, तो बलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, राइट? उसमें प्रेशर जनरेट होता है और वो फूल जाता है। इसी तरीके से जब अगर हम हवा बाहर निकाल दें तो क्या होता है? तो वो श्रिंक हो जाता है, यानी अपने रिलैक्स मोड में चला जाता है, राइट? उसी तरीके से डायफ्राम का भी रोल यही होता है। जब हवा अंदर आती है, जब एयर अंदर आती है लंग्स में, तो वो फूल जाता है, बट जब वो बाहर की तरफ जाती है, एक्सपीरेशन होता है, तो फिर ये हवा ये अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है, यानी अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसीलिए जो इंटरकॉस्टल मसल की वजह से जब इंस्पिरेशन कर रहे थे तब वो लिफ्ट अप हो रही थी, बट अब लिफ्ट डाउन हो जाती है, यानी अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से डायफ्राम और स्टर्नम दोनों ही नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, और थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। पहले इंक्रीज हो रहे थे, अब डिक्रीज हो जाते हैं। यही वजह है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई हो जाता है हमारे लंग्स में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक से हमारा जो लंग प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज प्रैक्टिस टाइम। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अगर आपने पूरी वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से हर एक पॉइंट समझाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल रहने वाला है। क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज डैश ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज इट लेस देन और ग्रेटर देन? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। क्या आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है और आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, हम इसे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लेंगे। ओके, और फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से लिया है। जैसे कि हमने कहा था कि एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक इफ़ यू वांट टू क्लियर योर बेसिक्स। सो अगर आपको बुक परचेस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं
और डायरेक्ट अमेजोन से आप वो बुक खरीद सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, अमेजोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक सेलर। सो गो फॉर इट एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।